हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। आज हमारा चौथे बैच का यहाँ लखनऊ सेंटर में लास्ट क्लास है एस्टिमेशन का, और आज हमारे सारे इंजीनियर्स का प्रेजेंटेशन होने वाला है। और ये लोग एक एक करके एक एक टॉपिक में, जितने टॉपिक एस्टिमेशन में इन्होंने पढ़े हैं, एक एक टॉपिक का आज प्रेजेंटेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इनका प्रेजेंटेशन कैसे होता है। Hello everyone, I am Ranjit Verma, trainee, Lucknow Center, Civil Guruji. So today is my presentation on the topic of township layout and center line layout. Okay, so we will discuss it. So first topic is what is the township. So we need to understand what is the township here. Okay, so my township, as you can read here, township are real estate projects that have both residential and commercial complex and all associated infrastructure like roads, schools, colleges, hospitals, shopping center, water treatment plant, drainage and sewage facilities, place of worship, etc. that come together to form a manure urban ecosystem. So the meaning of this thing is, the township is, in a simple words, टाउनशिप इज ए सिटी विद इन अ सिटी। ओके, एक सिटी होती है जो एक सिटी के अंदर होती है, वही हमारी टाउनशिप होती है। होता क्या है कि हम जो हमारी बाहर सिटीज़ हैं वो काफ़ी ओवर क्राउडेड हो जाती हैं और काफ़ी फैसिलिटीज़ काफ़ी दूर दूर होती हैं, सपोज दैट बैंकिंग और रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन। तो हम जो टाउनशिप बनाते हैं उसमें सारी फैसिलिटीज़ को एक साथ लाते हैं और लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, यही होता है हमारा टाउनशिप। ओके, So what is the township layout? In a last slide we understood what is the township, but here is another word, layout. What is the meaning of layout? Okay, layout means the way that something is arranged. Township is a different thing or layout is a different thing. Layout means the way that something is arranged. आप सपोज दैट आप मानिए कि आपने एक टाउनशिप बनाई है, लेकिन उसमें क्या किया है, आपने कहीं फ्लैट लिया है, फ्लैट के अंदर आपका प्लेग्राउंड और दुनिया भर की चीज़ें हैं, और उसके बाद पार्किंग कहीं पे दूर है, तो आपको कन्वीनियंट नहीं होगा कि आप पार्किंग वहाँ पर करें और फ्लैट यहाँ पर आके अपना रुकें। ठीक है, तो हम चीज़ों को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो वहाँ पर। लाइक आपके बच्चे हैं, वो पार्क में खेलना चाहते हैं, लेकिन पार्क आपके घर से काफ़ी दूर है, तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी देखने में और ये सब चीज़ें करने में। तो लेआउट का मतलब ही होता है कि हम चीज़ों को ऐसे अरेंज करें कि वो हमारे लिए एक्सेसिबल हों और हमारे लिए कन्वीनियंट भी हों ईजिली। ओके, एज यू कैन सी, टाउनशिप लेआउट इज द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ टाउनशिप where everything which you need should be arranged in this way so that you can easily access them as well as convenient to you. Okay, so my next topic is how to perform township layout. As a civil engineer, you have to perform these things on the ground. No need to worry about, you will get the drawing from the architect. You have to perform that drawing on the ground level. Your work starts from there. Okay, as you can see here, there is a township plan. Okay, there is a plots, roads and all the things arrangement are here. Okay, so these drawing we get from the architect, है ना। और उसके बाद जो है हम लोग इसको ग्राउंड पे परफॉर्म कैसे करते हैं, आवर वर्क स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके ना, एज ए सिविल इंजीनियर। How to perform township layout as a civil engineer? How will you perform this? Okay, so there is a drawing, you can see there. I did something, but I will explain how we did this. Okay, so you can see this is our main road, and here is the place. We leave this place for the government purpose. हमने ये government purpose के लिए छोड़ रखा है 4 मीटर का, कहाँ से, रोड से। ठीक है, देन हमारा टाउनशिप स्टार्ट हो रहा है इसके बाद से। अब टाउनशिप स्टार्ट हो रहा है तो हमें ये पता है सिर्फ हमारी मेन रोड कहाँ पर है, लेकिन मेन रोड से आगे हमें टाउनशिप को डिज़ाइन करना है, जो ड्राइंग हमें मिली हुई है। अब उस पर हम करेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं जो सिविल इंजीनियर फॉलो करते हैं,
उन्हीं के अकॉर्डिंग ये लोग इसको डिज़ाइन करते हैं, जो ड्राइंग होती है उसको ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, उसका परफॉर्म करते हैं। तो पहले हमें ये पता है कि ये हमारी मेन रोड है और मेन रोड से हमारा जो है, आप ये देख रहे हैं 6 मीटर वाइड रोड दे रखा है हमारे टाउनशिप में, जो हमने खुद बनाया है इसको। तो हमने क्या किया है कि यहाँ से 6 मीटर आपका है, ये 6 मीटर आप देख रहे हैं, 9 बाई 9 के आपके प्लॉट निकालने हैं आपको, इतना सब इसमें आपको परफॉर्म करना है। तो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम अपने मेन रोड को अगर रेफरेंस पॉइंट मान लें, कोई भी चीज़ आप रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, सपोज दैट रिवर है या कोई भी चीज़ है या कोई गार्डन है या कोई चीज़ भी है, तो वहाँ से आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहाँ से आपकी टाउनशिप शुरू होनी है, जहाँ से आपकी लैंड है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान के हम लोग, जैसे इसको हमने ये मेन रोड थी और ये दूसरा उसका पार्ट था, तो यहाँ पर हमने एक नेल पुट की सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट पे, विदाउट एनी मेजरमेंट हमने एक नेल पुट कर दी, वहाँ पर लगा दी। फिर उसके बाद जब हमें ये डिस्टेंस पता है कि ये 6 मीटर के डिस्टेंस है, तो हम अपने मेजरिंग टेप को 6 मीटर वाइड ओपन करेंगे, लंबा ओपन करेंगे, और उसके बाद जो है दूसरी नेल हम दूसरे पॉइंट पे 6 मीटर से ज़्यादा का हम टेप ओपन करते हैं एक्चुअली, और उसको हम यहाँ तक ले गए। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि वहाँ पर दूसरी नेल 6 मीटर पे हमने गाड़ दी। यहाँ पर गाड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपको 2 रेफरेंस पॉइंट मिल चुके हैं, 2 रेफरेंस पॉइंट मिल चुके हैं। अब देखिए ये 6 मीटर आपने लिया इसलिए नहीं है क्योंकि आपका मन था, 6 मीटर आपने इसलिए लिया है क्योंकि ड्राइंग में मेंशन था, ठीक है। तो ये 6 मीटर आपका हो गया। दूसरा, आप ये डिस्टेंस भी आपको पता है, कहाँ से पता चली, ड्राइंग से पता चली कि 4 मीटर हमें गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए छोड़ना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कहीं भी आप जाते हैं परफॉर्म करते हैं तो गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए कुछ लैंड छोड़ते हैं, तो ये हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि हमारा ये डिस्टेंस हमें पता है और ये भी हमें पता है 4 मीटर। अब यहाँ पर एक जियोग्राफी का फिनोमिना है, एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, उसका हम यूज़ करेंगे और अपने उन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्टिव में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट और फाइंड आउट करेंगे। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग हाई स्कूल में बेसिकली पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं। तो उससे कैसे क्यों करते हैं, उसको यूज़ क्यों करते हैं, उसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ अप्लाई होती है 90 राइट एंगल ट्रायंगल पे, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर और एक बेस होता है जो कि स्ट्रेट लाइन होती हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट से दोनों पॉइंट जो होते हैं हमारे, वो दोनों स्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि हमें रोड स्ट्रेट बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको ड्राइंग से मिल जाएगी। आपने पहले यहाँ पर नेल पुट की थी, यहाँ पर पुट की थी नेल। उसके बाद क्या किया आपने कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम की अकॉर्डिंग आप ये डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने शो कर रखा है 7.21 मीटर पे। जब ये आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो आप मेजरिंग टेप में अपने 0 वाले पॉइंट को यहाँ पर पुट लगाएंगे और इस लेंथ का और इस लेंथ को ऐड करके उतना मेजरिंग टेप आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस टेप को अगर हम नेल पे 7.21 पे फंसा कर लगाकर ऊपर खींचेंगे तो ये डिस्टेंस मेजरिंग टेप से 7.21 होगी और ये 4 होगी। इस अकॉर्डिंग हमें ये पॉइंट मिलेगा और यही सेम प्रोसेस हम इस पॉइंट के लिए करेंगे। तो हमारे ये 4 पॉइंट लोकेट हो जाएंगे। उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए और आगे की रोड और प्लॉट्स को काटते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारे इस पॉइंट जो होंगे बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और हमें जो है अपने प्लॉट्स और रोड्स को निकालने में ईजिली आसानी होती है। सपोज दैट दूसरे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी आपको उसमें मिल सकते हैं, जियोग्राफिकल शेप मिल सकते हैं, आर्क मिल सकता है या फिर पूरा सर्किल हो सकता है जहां आपको ग्राउंड बनाना हो या फिर रोड का आपका राउंड अबाउट बनाना हो, तो वहां पर भी आप रेडियस का यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ जियोग्राफिकल शेप होगा उसको आप अपनी जियोग्राफी की जो प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज़ करके आप उसको ग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम टाउनशिप लेआउट प्लान करते हैं और ये हमारा टाउनशिप लेआउट प्लान करने का एक बेसिक तरीका होता है, एक मेथड होता है। इसमें बहुत सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत लोग। ये होता है बेसिक मेथड, आप मेजरिंग टेप से कैसे करेंगे। लेकिन ऑटो लेवल है, टोटल स्टेशन है, और भी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप ये काम करते हैं। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ होती है जिसको आप, ये सारे टूल्स इसी बेस पे डिपेंड मतलब डिज़ाइन किए जाते हैं। तो यहाँ से आपका टाउनशिप लेआउट करने का एक तरीका जो है आपको पता चला। अब आगे हम लोग देखते हैं सेंटर लाइन लेआउट। तो टाउनशिप लेआउट और टाउनशिप आपको समझ में आ गया। अब सेंटर लाइन लेआउट भी हमें समझना है कि सेंटर लाइन लेआउट क्या होता है। सेंटर लाइन लेआउट में क्या होता है कि 2 वर्ड हैं यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, एक सेंटर लाइन और एक लेआउट। लेआउट का मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेंटर लाइन का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि आप इधर बगल में एक ड्राइंग देख रहे हैं, इस ड्राइंग में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, लाइनें,
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें दिख रही हैं, तो इनको हम कैसे रीड करते हैं और इनको कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो सेंटर लाइन लेआउट में सेंटर लाइन का मतलब होता है कि लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉलम, ऐसी लाइन जो कॉलम के सेंटर से पास होती हो, पहला पॉइंट। तो जितने भी आप यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं ये कॉलम के प्लेस हो सकते हैं। लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट जो देख रहे हैं ये पॉइंट, ये कॉलम का सेंटर हो सकता है, मे बी ना भी हो, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। और लेआउट का मीनिंग होता है कि हम कॉलम्स को अपने स्ट्रक्चर में कैसे अरेंज करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अरेंज समथिंग इज अ लेआउट, ओके। तो जैसा कि मैंने लिखा, सेंटर लाइन इज अ लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉलम, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन लेआउट प्लान मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कॉलम इन ए स्ट्रक्चर, कैसे अरेंज करते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है। अब सेंटर लाइन और सेंटर लाइन लेआउट तो हम समझ गए, लेकिन अब सेंटर लाइन लेआउट को करेंगे कैसे, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है एज ए सिविल इंजीनियर। ये ड्राइंग्स आपको मिलती हैं, ड्राइंग्स आपको नहीं बनानी आर्किटेक्ट से। तो सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म करने के लिए आपको कोई खाली जगह मिलती है जहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ पर कॉलम की प्लेसिंग करना है। लेकिन कॉलम की प्लेसिंग करने से पहले जगह जो होती है वो हमारी उतनी क्लीन नहीं होती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये हमारी एक्चुअल लैंड होती है और ये हमने क्लीन करवाई हुई लैंड है। तो सबसे पहला काम आपको होता है उस लैंड को क्लीन कराना, क्योंकि वहाँ पर बिना क्लीन कराए आप कोई भी काम कर नहीं सकते। वहाँ पर कूड़े करकट झाड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो गार्बेज वगैरह बिखरा होता है, उसे क्लीन कराने के बाद ही आप सेंटर लाइन लेआउट कराते हैं। तो पहला प्रोसेस आपका होता है कि साइट को क्लीन करवाना। दूसरी चीज़ सेंटर लाइन लेआउट में कि ड्राइंग को स्टडी करना है। आपको ड्राइंग को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राइंग जब आप स्टडी करेंगे तभी आप कॉलम के लिए प्लेस फाइंड आउट कर सकेंगे कि इस जगह पे मेरा ये कॉलम आना चाहिए या आएगा, ओके। तो जैसा कि आप ये ड्राइंग एक देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा स्टडी करना समझते हैं कि कैसे स्टडी करते हैं, फिर तभी हम उसको परफॉर्म कर पाएंगे। स्टडी करने के लिए आपने यहाँ पर देखा होगा कुछ C1 ये और साइज़ वगैरह कुछ दे रखे हैं। यहाँ पर आपको यहाँ फोकस करना है। जो ये रेड मार्क्स हैं ये आपके कॉलम हैं जो कि वहाँ पर आपकी साइट पे एक्चुअल साइट पे आएंगे, ये रेड मार्क्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा A है, B है, C है। तो आप जो ये लाइन देख रहे हैं और यहाँ से भी ये लाइन देख रहे हैं, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वही आपका कॉलम होगा। सेंटर पॉइंट है वहीं आपके कॉलम। अभी आप ये मत सोचिए कि ये लाइनें हम कैसे बनाएंगे, आप ये देखिए कि कॉलम होगा कहाँ। कॉलम होगा ये हमारे रेड मार्क्स। आप हमेशा देखेंगे एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही कॉलम बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इसको पढ़ने का तरीका। जैसे आपने मार्क C1 देखा, तो ड्राइंग में ये होता है हमारा कॉलम C1। आपने देखा नंबर कितने हैं, 21 कॉलम होंगे, 21 कॉलम होंगे वहाँ पर। आपने देखा साइज़, उनका साइज़ क्या होगा, 8x12 इंचेस उसका होगा। आपने ये बाकी ये रीइंफोर्समेंट की डिटेल्स हैं, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। अब देखिए सेंटर लाइन लेआउट फाइंड आउट करेंगे कैसे। अगर आप एक बार जरा पीछे वाली ड्राइंग को आप देखें, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ A और B और C और D ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ साइजेज, कुछ साइज लिखे हुए हैं, कुछ मेज़रमेंट लिखा हुआ है। इस मेज़रमेंट को आप स्टडी करते हैं और हर एक मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये आपकी एक्स एक्सेस हो जाएगी प्लॉट की, और ये आपकी वाई एक्सेस हो जाएगी। एक्स एक्सेस पे आपने पहली नेल यहाँ पर अगर पुट की, तो दूसरी नेल आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी जो कि 9 फुट 2 इंचेस के डिस्टेंस पे होगी। फिर तीसरी नेल आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी जो 11 फुट और 8 इंच पे होगी। तो इसको कैसे करते हैं ये चीज़ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने एक नेल ली और एक रेफरेंस लाइन बनाई अपने प्लॉट के लिए। फिर उसके बाद ये मेजरिंग टेप की हेल्प से देखिए क्या कर रहे हैं, नेल पुटअप कर रहे हैं। देख रहे हैं आप मेजरिंग टेप, और यहाँ नेल पुटअप की जा रही है। तो ऐसे ही हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जो भी हमारी ड्राइंग में डायमेंशन दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नेल्स लगा देते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है करने का तरीका। फिर तीसरा आप जैसे देख रहे हैं कि ये नेल्स लगी हुई हैं, रेड एरोज में दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सारी नेल्स लगा दी हैं, और उसके बाद नेल्स लगाने के बाद आप क्या करते हैं, थ्रेडिंग, जैसा कि टॉपिक में टाइटल दिया हुआ है, थ्रेडिंग करेंगे। आप देख रहे होंगे थ्रेड, देखिए सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया थ्रेड, मतलब इसमें बहुत बढ़िया दिखाया गया, थ्रेडिंग की है। तो थ्रेडिंग करने के बाद सेकंड स्लाइड पे जाएंगे। जब थ्रेडिंग आपकी हो जाएगी तो जो वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पे देखिए आपने इन्होंने पाउडर से मार्किंग कर रखी है पूरी। यानी आप हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे नहीं, जहां आपके कॉलम आ रहे हैं वहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आप जो है मार्क कर देते हैं
किससे? आप चूना पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी तरीका जो भी मार्क करने का है, बेसिकली चूना पाउडर ही यूज़ किया जाता है, उससे आप इसकी मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद आप जो है क्या करेंगे, तो आपके कुछ साइट ऐसे दिखने लगेगी, आपके मार्क्स दिखने लगेंगे जो कि आपके सेंटर कॉलम की प्लेसिंग हो जाएगी। ओके, यहाँ से फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे सेंटर लाइन लेआउट में। अब देखिए बुर्जी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बुर्जी। अभी मैंने सिर्फ टाइटल लिखा है, मैं समझाता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा बुर्जी होती क्या है। ठीक है ना। बुर्जी में क्या करते हैं कि जब आप मार्किंग कर देते हैं, मार्किंग करने के बाद थ्रेडिंग तो हटा देंगे, क्योंकि अब क्या करेंगे, उस जगह पर आप उस पिट को एक्सकवेट कराएंगे, एक्सकवेशन कराएंगे। एक्सकवेशन कराएंगे तो जो आपकी ये पीछे मार्किंग्स दिख रही थी, पीछे जो आपकी मार्किंग्स थी वो क्या होती हैं, एक्सकवेशन के दौरान वो हट जाती हैं, मिट जाती हैं। तो वहाँ पर हमें क्या ज़रूरत होती है कि हमें एक बुर्जी बनाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बुर्जी बनाने का मतलब ये होता है कि जब एक्सकवेशन हो जाएगा और मार्किंग हट जाएगी, आपने जो थ्रेडिंग की थी वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो कॉलम का सेंटर पॉइंट था, कॉलम सेंटर पॉइंट था। लेकिन जब एक्सकवेशन हो गया और मार्किंग हट गई तो दोबारा से आपको सेंटर पॉइंट कैसे पता चलेगा उस कॉलम का? उसके लिए हम क्या बनवा देते हैं, बुर्जी बनवा देते हैं। ये बुर्जी है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर आपकी ये फुट आपको दिख रही है, फुट मतलब जहाँ पर आप एक्सकवेशन कराएंगे कॉलम की मार्किंग, और उसके ठीक सीध में आपने एक बुर्जी बनाई है। बुर्जी इसलिए बनाई है ताकि जब आप इसको एक्सकवेट करा देंगे तो आपको जो है यहाँ से आप फिर से थ्रेडिंग कर सकते हैं और कॉलम का सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं, जैसा कि दूसरी स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में ये बुर्जी है आपकी। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है, आपने देखा एक्सकवेशन मैंने करवाया तो मार्किंग सारी हट गई, मार्किंग्स हट गई तो उस टाइम पे बुर्जी ने ही हमारे लिए पूरा काम किया है। दोबारा से हमने थ्रेडिंग की और फिर हमने सेंटर लाइन कॉलम का सेंटर पॉइंट पता कर लिया। ओके, तो बुर्जी इसीलिए बनवाते हैं। ठीक, आप जैसे कि देख रहे हैं ये आपकी एक बुर्जी है, यहाँ पर एक बुर्जी आपने ये देखा। तो इस तरह से आप पूरे जगह पे बुर्जी बनवाते थे, जहाँ जहाँ पर क्या किया आपने, नेल पहले पुट की थी मार्किंग करने के लिए, उन हर जगहों पर आप बुर्जी बनवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है सेंटर लाइन लेआउट प्लान खत्म हुआ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, मेरा नाम है राकेश कुमार साहू और आज का मेरा टॉपिक है सबस्ट्रक्चर पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। तो सबस्ट्रक्चर पार्ट, जैसे कि हमारे इंजीनियर ने बताया, सेंटर लाइन लेआउट करने के बाद हम लोग को कॉलम्स की जो मार्किंग है वो मिल जाती है। कॉलम्स के मार्किंग के बाद का अगला पार्ट आता है एक्सकवेशन। जैसे कि हम लोग इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो मार्क्ड एरिया है उसके हम लोग एक्सकवेशन कराते हैं। एक्सकवेट करते हैं हम लोग 100 mm एक्स्ट्रा, जो फुटिंग एक्चुअल फुटिंग साइज होती है उससे हम लोग 100 मीटर एक्स्ट्रा ही एक्सकवेट कराते हैं। एक्सकवेशन के बाद बारी आती है सैंड फिलिंग की। एक्सकवेशन करने के बाद हम लोग एक लेयर प्रोवाइड करते हैं सैंड फिलिंग की, जो जिसका मेन काम होता है, जो हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको एक कुशन प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन कर लेता है, जो कि नॉर्मल छोटे छोटे जो अर्थक्वेक आएंगे उसको शॉक एब्जॉर्प्शन कर लेता है और हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक आने से बचाता है। इसका दूसरा काम जो कि है पीसीसी हम लोग इसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं, वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं। वो डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आ गया तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा उसका वाटर सीमेंट रेशियो का, और वो स्ट्रेंथ जो है उसकी वीक हो जाएगी। सैंड फिलिंग के बाद बात आती है पीसीसी। हम लोगों ने सैंड फिलिंग प्रोवाइड की, उसके ऊपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं पीसीसी M10 ग्रेड की। M10 जिसका रेशियो 1:3:6 होता है। पीसीसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं 100 to 150 mm की साइज़ की। पीसीसी का मेन जो काम होता है वो हमारे स्ट्रक्चर को एक हार्ड बेस प्रोवाइड करता है। अगर हार्ड बेस ना रहे तो हम लोग का जो वहाँ हम लोग फुटिंग प्रोवाइड करेंगे और फुटिंग का जो लोड आएगा, अगर बेस हम लोग का हार्ड नहीं रहे तो वो कोलैप्स कर सकता है। तो इसलिए हम लोग पीसीसी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर की बेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर। पीसीसी के बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं फुटिंग। फुटिंग
के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है, क्यों देते हैं। फुटिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर का लोड है वो कौन बेयर करेगा, हमारा फुटिंग। फुटिंग अलग अलग दो फुटिंग के हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग दो टाइप की फुटिंग हम लोग करते हैं। एक होता है सैलो फुटिंग और एक होता है डीप फुटिंग। सैलो फुटिंग भी हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आइसोलेटेड फुटिंग, ट्रापेजोडियल फुटिंग, आइसोलेटेड स्टॉप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग। और उसी तरीके से सेम डीप फुटिंग जो है वो पाइल, पायर और वेल 3 टाइप्स की डीप फुटिंग हम लोग देख सकते हैं। फुटिंग प्रोवाइड करने का हम लोग का मेन रीज़न है हम लोग स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इन सारे फुटिंग्स में हम लोग उन सारी फुटिंग्स में हम लोग मोस्ट प्रेफर्ड हम लोग की फुटिंग जो होती है वो ट्रापेजोडियल फुटिंग होती है। ट्रापेजोडियल फुटिंग मोस्टली हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी होता है और ये जो है हमारा कंप्रेशन स्ट्रक्चर मेंबर होता है। इकोनॉमिकल होने के चलते और इसका जो है स्ट्रॉन्ग भी होता है, ये हमारे स्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। पेडेस्ट्रल कॉलम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पेडेस्ट्रल कॉलम को जो फुटिंग जो हमारी होती है उसके ऊपर से जो 300 mm तक प्लिंथ लेवल तक तो जो कॉलम हमारा जाता है उसे हम पेडेस्ट्रल कॉलम कहते हैं। पेडेस्ट्रल कॉलम देने के बाद हम लोग इसकी सेटरिंग प्रोवाइड करते हैं। सेटरिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग 100 mm एक्स्ट्रा इधर एरिया चारों तरफ लेते हैं और उसका सेटरिंग प्रोवाइड करते हैं। पेडेस्ट्रल कॉलम के बाद हम लोग ऊपर का यहाँ तक हम लोग कर लेने के बाद नेचुरल ग्राउंड लेवल तक पहुँच जाते हैं। नेचुरल ग्राउंड लेवल बैक फिलिंग की स्लाइड में डालना भूल गया। पेडेस्ट्रल कॉलम की सेटरिंग के बाद हम लोग बैक फिलिंग प्रोवाइड करते हैं। बैक फिलिंग प्रोवाइड करते हैं और बैक फिलिंग जितना हम लोग एक्सकवेटेड जो सैंड होता है उसको वापस से हम लोग प्रोवाइड अंदर दे देते हैं ताकि हम लोग नेचुरल ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाए। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग सबसे पहले ब्रिक वर्क, 1 लाइन ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर हम लोग ग्राउंड बीम प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हम लोग इसको जो ग्राउंड बीम जो है हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में, सॉइल के कांटेक्ट में ना आए और उसका वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्टेड ना हो, इसलिए हम लोग 1 लाइन ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं। उसके ऊपर हम लोग कास्ट करते हैं ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम जो कि हमारे स्ट्रक्चर को लोड, ग्राउंड बीम का मेन काम होता है हमारे स्ट्रक्चर के लोड को कैरी करना और उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना WL/2 की फॉर्म में, जो लोड को हमारे कॉलम को देगा और कॉलम हमारे फुटिंग्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ग्राउंड बीम के बाद हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं अप टू DPC बॉटम। ब्रिक वर्क इसलिए करते हैं हम लोग ताकि हमारा जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर है। अगर हम लोग ये ब्रिक वर्क ना प्रोवाइड करें तो ग्राउंड लेवल से ऊपर ना जाए तो हम लोग का जो बारिश का पानी, हम लोग जो आगे हम लोग अपना घर बनाएंगे या कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो डायरेक्ट हमारे घर में आ सकता है। इसलिए हम लोग हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं। ब्रिक वर्क के ऊपर, ब्रिक वर्क के बाद बात आती है DPC, डैम्प प्रूफ कोर्स। DPC हम लोग ब्रिक वर्क जो है उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं। DPC की जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है। हम लोग जो कंक्रीट की लेयर होती है बहुत पतली होती है, उसमें हम लोग वाइब्रेटर्स नहीं चला सकते। वाइब्रेटर्स नहीं चला सकते तो उसमें जो क्या कहते हैं वाटर जो रेशियो है वो ऊपर ना पहुँचे कैपिलरी एक्शन के थ्रू, उसके ऊपर हम लोग प्रोवाइड करेंगे बिटुमिन कोट 50 mm की लेयर की। ये प्रोवाइड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का DPC है उस पर ब्रश से क्लीनिंग कराते हैं। केरोसिन ऑयल जो है उसमें कपड़ा भिगोकर उसको साफ़ कराते हैं और उसके ऊपर हम लोग बिटुमिन कोट अप्लाई करते हैं। बिटुमिन कोट के बाद, अप्लाई करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा प्लिंथ फिलिंग।
जो हम लोग ने एरिया जो हाइट अचीव की है 900 mm तक की प्लिंथ फिलिंग, उसकी फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और फिलिंग एक ही बार हम लोग नहीं कर सकते, उसको कॉम्पैक्शन भी उसका ज़रूरी है। जिसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हर 200 mm की लेयर की जो है सॉइल डालने के बाद हम लोग उसकी जो है कॉम्पैक्शन करते हैं, ताकि ये जो है हार्ड हमारा जो प्लिंथ जो फिलिंग कर रहे हैं ये हमारा हार्ड सरफेस दे, जो आगे जाकर हमको हमारा जो लोड जो है वो कैरी करेगा। प्लिंथ फिलिंग के बाद हम लोग 100 mm का जो पीसीसी वर्क ऊपर प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद यहाँ सब स्ट्रक्चर पार हम लोग का ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Ashwini Kumar. I am from Jharkhand. Today is my presentation on superstructure. तो सबसे पहले जानते हैं कि सुपरस्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होती है। सुपरस्ट्रक्चर हमारा प्लिंथ लेवल से स्लैब बीम बॉटम तक। तो जानते हैं कि सुपरस्ट्रक्चर में सबसे पहला कार्य क्या होता है। जैसे सुपरस्ट्रक्चर सबसे पहले जो वर्क होता है वो होता है वन लाइन ब्रिक वर्क। वन लाइन ब्रिक वर्क 200 mm एंड 100 mm प्रोवाइड करते हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि हमारा घर का वाल में कहाँ पे 200 mm का वाल लगने वाली है और कहाँ पे 100 mm की वाल लगने वाली है। इसके बाद जो हम लोग काम करते हैं DPC डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स हम लोग इसलिए देते हैं वन लाइन ब्रिक के ऊपर, क्योंकि जैसे जानते हैं कि घर का सरफेस तैयार होने के बाद हम लोग पानी से सरफेस को धोते हैं, जिस कारण जो ब्रिक वर्क किया हुआ होता है वो पानी ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है कि वो मॉइस्चर कंटेंट कैपिलरी एक्शन के द्वारा वॉल के ऊपर जा सकता है। यही रीज़न है कि डैम प्रूफ हम लोग देते हैं कि उसको रोक सके। उसके बाद डैम प्रूफ के ऊपर हम लोग दोबारा ब्रिक वर्क अप टू सील बैंड लेवल तक करते हैं। उसके बाद उसके बाद हम लोग सील बैंड इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग उसके ऊपर विंडो रखते हैं। तो विंडो रखने से क्या होता है कि वो पॉइंट लोड विंडो के द्वारा लगती है, जिसके कारण पॉइंट लोड लगने के कारण वो सील बैंड के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर सील बैंड नहीं देते हैं तो विंडो का जो लोड है पॉइंट लगने से डायरेक्ट ब्रिक्स पर पड़ेगी और वो क्रैक्स आ जाएंगे उसके ऊपर, जो वाल का स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके आगे जो काम होती है लिंटल लेवल बीम का वर्क करते हैं। लिंटल बीम जो होती है वो फिक्स होती है। उससे ये पता चलता है कि लिंटल बीम एक डोर के हाइट और विंडो के हाइट देती है। अगर देखें तो अगर क्लाइंट के द्वारा अगर बोला जाए कि नहीं मुझे विंडो बड़ा करना है, विंडो की साइज़ बड़ी करनी है, तो लिंटल लेवल से ऊपर हम नहीं करते। जब भी अगर विंडो की साइज़ बढ़ानी है तो हमें सील बैंड को डाउन करनी होगी, तभी हमारे जो विंडो की साइज़ है बढ़ेगी। और लिंटल बीम का खास बात ये है कि वो सभी कॉलम को कनेक्ट करके रखती है और लिंटल बीम के ऊपर जितने भी ब्रिक्स वर्क्स होते हैं उसके लोड को वो बैलेंस करती है और वो यूडीएल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है कॉलम में, और कॉलम में WL/2 के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र करती है फुटिंग में।
उसके बाद लिंटर बीम के ऊपर हम लोग ब्रिक्स वर्क करते हैं और ब्रिक्स वर्क के बीच में वेंटिलेशन भी हम लोग लगाते हैं। वेंटिलेशन इसलिए देते हैं क्योंकि लाइटिंग का प्रॉब्लम नहीं हो घर में और फ्रेश एयर इंटर करे, और जितना घर में किचन में खाना वगैरह जो पकता है उसका गैस बाहर चला जाए, इसलिए। थैंक यू। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.